एक ऐसी सीईओ गर्लफ्रेंड के साथ रहना कैसा होता है जो एकदम बॉस है और जिसका दोहरा व्यक्तित्व काफी वाइल्ड है। भले ही वह एक आइसबर्ग ब्यूटी है जिसे दुनिया भर के 1 अरब लोग पूछते हैं, लेकिन जैसे ही वह मुझे देखती है वह तुरंत एक आज्ञाकारी चिपकू छोटी पत्नी बन जाती है। वह व्यावहारिक रूप से मुझसे चिपक जाती है, किस और गले मिलने की मांग करती है और यहां तक कि चाहती है कि मैं बैठ जाऊं ताकि मैं उसे ट्रॉफी की तरह ऊंचा उठा सकूं। और हर बार जब ऐसा होता है तो मेरा दिल बहुत ज्यादा पछतावे से भर जाता है। यह सब इसलिए क्योंकि अपने पिछले जीवन में मैं एक पूर्ण मूर्ख था जो जिद पर अड्डा था कि मुझे क्लोई के साथ ही रहना है। इसने जबरदस्त अधिकार जताने वाली सेरेना को मजबूर कर दिया कि वह समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दे। अंत में हालांकि मुझे अपनी इच्छा मिल गई और मैं क्लोई के साथ रहा, लेकिन किसने सोचा था कि क्लोई न केवल चुपके से अपने बचपन के क्रश को शुगर मॉमी बना रही थी, बल्कि उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए उसके साथ टीम भी बना ली थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि सेरेना का प्यार कितना अनमोल था। इसलिए इस जीवन में मैंने ठान लिया है कि सेरेना के साथ एक रानी जैसा व्यवहार करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि क्लोई को इसकी कीमत चुकानी पड़ है। इस समय सेरेना मेरे कपड़े बदलने में मदद कर चुकी थी। मैंने आईने में खुद को देखा और एक नजर डालते ही मैं डर के मारे हाँफने लगा। आईने में दिखने वाले युवक के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और दाढ़ी बरी हुई थी। यह एक चिपचिपे अधेड़ उम्र के अंकल के लुक की सटीक परिभाषा थी, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हाल ही में क्लोई को प्रपोज करने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। तब से मैं पूरी तरह से उदास था। मैंने दराज से ग्रूमिंग टूल्स निकाले और खुद को अच्छे से ट्रिम किया। कुछ ही समय में आईने में फिर से एक साफ सुथरा हैंडसम युवक दिखाई देने लगा। इस बीच सेरेना नीचे अपनी बेस्टी और बॉस सेरेना के साथ नाश्ता कर रही थी। बुरा मत मानना, लेकिन स्कॉट में आखिर इतना खास क्या है? वह न केवल बदसूरत है, बल्कि वह अपनी क्लास की उस लड़की के साथ लगातार फ्लर्ट भी करता रहता है। क्या तुम्हें बदसूरत लड़कों का कोई अजीब शौक है? लेक्सी की अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे सेरेना की तरफ से एक खौफनाक घूरने वाली नजर मिली। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इतने खुश लग रहे हो, मैंने कैजुअली कहा, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए। लेक्सी थोड़ी रुकी और जब उसने आवाज का पीछा किया और देखा तो वे पूरी तरह से स्तन्न रह गई। भले ही आप उसे मार डालें, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि सेरेना असल में अपने घर में इतने टॉप टियर हैंडसम पपी डॉग बॉयफ्रेंड को छुपा रही है। मेरे आते ही सेरेना भी जम गई। मैं स्वाभाविक रूप से उन दोनों के सामने बैठ गया और अपने लिए पॉरेज का कटोरा ले लिया। ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुमने बनाया है? मैंने पूरी तरह से अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। सेरेना के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ आ गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि मैं उसे हमेशा की तरह नजरअंदाज करूंगा, जिसका दिमाग पूरी तरह से क्लोई पर फिक्स रहता था। सेरेना के जवाब देने से पहले ही लेक्सी ने बीच में टोक दिया। अरे हैंडसम, तुम अच्छे दिख सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग थोड़ा धीमा लगता है। हमारी सीईओ बहुत व्यस्त रहती है, उसे दलिया पकाने का समय कहाँ मिलेगा? जाहिर है शेफ ने बनाया है। मैंने लेक्सी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय एक मुस्कान के साथ सेरेना की ओर देखा। क्या वह जो कह रही है वह सच है? क्योंकि इस दलिये को छकने पर इसमें निश्चित रूप से मेरी बेबी के खाना पकाने का स्वाद आ रहा है। बेबी शब्द सुनते ही लेक्सी लगभग वहीं फट पड़ी। फिर भी सेरेना ने वह घृणा नहीं दिखाई जिसकी लेक्सी बेसब्री से उम्मीद कर रही थी। इसके बजाय उसने बस सिर हिलाया। मैंने इसे बनाया है। तुमने खाना बनाना कब सीखा? लेक्सी ने अविश्वास में चिल्लाकर पूछा। जब से मैं उससे मिला तब से, सेरेना ने शांति से जवाब दिया। यह सुनकर लेक्सी का चेहरा गुस्से से भर गया। वे सालों से बेस्ट फ्रेंड थीं और उसने कभी सेरेना के हाथ का बना एक निवाला भी नहीं चखा था। मेरी बात सुनो हैंडसम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस बदसूरत स्कॉट को हटाकर उसकी जगह लेने के लिए तुमने किस तरह के काले जादू का इस्तेमाल किया? मैम, मैं स्कॉट ही हूं, मैंने लेक्सी को एक ऐसी मुस्कान के साथ घूरते हुए कहा जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। यह सुनकर लेक्सी के हाथ से कटोरा फिसल गया और फर्श पर गिर गया। वह पूरी तरह सदमे में मुझे घूरती रही। उसकी उंगली मेरी तरफ थी। आधे मिनट तक वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई। तुम तुम वह बदसूरत वियर्डो स्कॉट हो? यह जैविक रूप से कैसे संभव है? मैंने उसके नाटकीय सदमे पर ध्यान नहीं दिया और बस अपनी चॉपस्टिक्स से कुछ खाना उठाया और सेरेना के कटोरे में डाल दिया। बेबी, मुझे बाद में स्कूल छोड़ देना। हाँ, मुझे देर हो जाएगी। सेरेना सुखद रूप से हैरान दिखी। अतीत में उसने मुझे स्कूल छोड़ने और लेने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने हर बार उसे बेरहमी से ठुकरा दिया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आज मुझे क्या हो गया है। कार में बैठने के बाद मैं चुपचाप रास्ते के नजारों का आनंद ले रहा था, अपने पिछले जीवन की कुछ घटनाओं को याद कर रहा था। लेकिन तभी मेरा फोन गलत समय पर बज उठा।
क्लोई के मैसेज एक के बाद एक आने लगे। स्कॉट, तुम मुझे लेने अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे देर हो रही है। और मेरे पास माँ के मेडिकल बिल के लिए पैसे नहीं हैं। जब तुम्हारे पास समय हो तो अस्पताल जाकर बाकी पैसे दे देना। मैं बस क्लोई को टेक्स्ट करके चीजें साफ करने ही वाला था, लेकिन सेरेना ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। मैं उसे रोक भी नहीं पाया। उसने स्क्रीन पर मैसेज पढ़ लिए थे। उसकी आंखें तुरंत किसी तूफान की तरह काली हो गईं। उसने तुरंत कार को किनारे लगाया और वॉयस कॉल बटन दबा दिया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया और क्लोई की थोड़ी गुस्से वाली और शर्मिंदा आवाज स्पीकर से आई। स्कॉट, तुम अभी तक यहां क्यों नहीं हो? मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि आज कितनी ठंड है? सेरेना ने अपनी सुंदर आंखें झुकाईं, चुपचाप पूरी बात सुनी और फिर अचानक मुझे कॉलर से पकड़ लिया और गहराई से किस करना शुरू कर दिया। तुरंत कार में ऐसी आवाजें गूंजने लगीं जो कल्पना से परे थीं। सेरेना शायद ये सोचकर कि क्लोई को सुनाई न दे, फोन के माइक्रोफोन को जानबूझकर करीब ले आई और मेरे जानबूझकर सहयोग के साथ सेरेना के गाल धीरे धीरे गहरे लाल हो गए और आवाजें और भी रोमांटिक हो गईं। इस बीच लाइन के दूसरे छोर पर क्लोई को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। स्कॉट, उसने आवाज दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय बाद में शर्मिंदा करने वाली रोमांटिक आहें थीं। उस पल क्लोई को लगा जैसे उसके सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। स्कॉट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हालांकि वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह मेरे साथ स्कूल जाने के लिए केवल इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि मेरी कार में जाना सुविधाजनक था और वह राहगीरों की ईर्ष्या भरी नजरों का आनंद लेती थी। ये जानकर कि मैं फिलहाल किसी और महिला के साथ अंतरंग हो रहा हूं, उसे अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल भारी हथौड़े से टूट गया हो। सेरेना ने मुझे तब तक किस किया जब तक कि उसके पैर झेली की तरह नहीं हो गए, और फिर आखिरकार उसने मुझे छोड़ा। अत्यधिक थकान के कारण रहम की भीख मांगते हुए उसने सांस ली, माइक्रोफोन के करीब झुकी और एक ऐसी लाइन दी जिसने क्लोई को बिजली के झटके की तरह मारा। स्कॉट मेरा है, उससे दूर रहो। इससे पहले कि क्लोई कुछ समझ पाती, कॉल अचानक काट दी गई। क्लोई गुस्से में पैर पटकने लगी। स्कॉट, तुम बिल्कुल जाहिल हो। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्लोई के दिमाग में ये महिला 100% कोई पेड एक्ट्रेस थी जिसे मैंने हायर किया था। उसने मान लिया कि मैं कुछ दिन पहले उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का बदला लेने के लिए उसे जलन महसूस कराने की यह अजीब कोशिश कर रहा हूं। कितना बचकाना, उबाऊ तरीका। इस बीच कार में सेरेना ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ी और मुझसे पूछताछ की। तुम असल में कितनी महिलाओं के साथ रहे हो? तुम इसमें इतने प्रो क्यों हो? इस जीवन काल में केवल तुम ही हो, मैंने आसानी से जवाब दिया। इस एक वाक्य ने सेरेना की सारी जलन को सफलतापूर्वक शांत कर दिया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उसे मनाना इतना आसान होगा। सेरेना ने मुझे स्कूल गेट पर छोड़ दिया और चली गई। जैसे ही मैं स्कूल में दाखिल होने वाला था, एक तेज गुस्से वाली महिला की आवाज ने मुझे रोक दिया। स्कॉट! मैंने पीछे मुड़कर देखा और क्लोई को देखा, जो साफ तौर पर अभी अभी टैक्सी से आई थी। स्कॉट, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने उसकी ओर देखा, एक सेकंड के लिए रुका और फिर तिरस्कार से भरा चेहरा बनाकर उपहास किया। मुझे तुम्हें क्यों लेना चाहिए? हमारा रिश्ता आखिर है ही क्या? क्लोई ने मेरे बागी तेवर को पूरे सदमे के साथ देखा। आज स्कॉट को आखिर क्या हो गया था और फोन पर वह महिला कौन थी? इससे पहले कि क्लोई वास्तविकता में वापस आ पाती, मैंने अपना सिर घुमाया और बिना पीछे देखे सीधे स्कूल में चला गया और क्लोई को ठंडी हवा में अकेले खड़ा छोड़ दिया। दूर से सेरेना परछाइयों से क्लोई को बुरी तरह घूर रही थी। क्लास शुरू होने के बाद क्लोई मेरे सिर के पीछे लगातार घूरती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का उसे हमेशा रानी जैसा मानता था, वह आज इतना ठंडा व्यवहार कर रहा है। तभी इंग्लिश टीचर मिस क्विन क्लासरूम में आई। उनके ठीक पीछे एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। क्लास की छात्राओं ने तुरंत अपना सिर घुमाया और क्लोई भी पूरी तरह आकर्षित हो गई। लेकिन जिस क्षण मेरी नजर उस पर पड़ी, मुझे पता चल गया कि वह कौन था। वह वही प्रीटी बॉय था जिसने मेरे पिछले जीवन को बर्बाद करने के लिए क्लोई के साथ टीम बनाई थी। हेलो एवरीवन, यह हमारा नया ट्रांसफर स्टूडेंट साइमन है, मिस क्विन ने घोषणा की। साइमन, तुम क्लोई के बगल में बैठ सकते हो। पूरी क्लास एक सेकंड के लिए जम गई और फिर सबकी आंखें सीधे मुझ पर टिकीं। चूंकि मुझे कुछ ही समय पहले क्लोई द्वारा सार्वजनिक रूप से रिजेक्ट किया गया था, वे सब मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनके लिए वे पूरी तरह निराश हुए। मैंने कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं किया। टीचर के इशारे का पालन करते हुए साइमन ने क्लोई की ओर देखा। जैसे ही वह करीब आया, वह जम गया। उसे इतनी खूबसूरत लड़की देखने की उम्मीद नहीं थी।
साइमन की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लोई का अभिवादन किया। हाय, मैं साइमन हूं, अब से तुम्हारा नया डेस्कमेट। साइमन, जो सोचता था कि वह महिलाओं के लिए भगवान का तोहफा है, पहले से ही कल्पना कर रहा था। उसने सोचा कि जिस पल वह उसे देखेगी कि वह कितना हैंडसम है, वह निश्चित रूप से शर्मा जाएगी। किसे पता था कि क्लोई अपना सिर भी नहीं उठाएगी। साइमन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। इसके बाद मिस क्विन का सम्मोहक लेक्चर शुरू हुआ। पूरी क्लास के दौरान क्लोई पूरी तरह से विचलित थी, लगातार खोई हुई थी और मुझे घूर रही थी। उसका दिमाग अभी भी सुबह की फोन कॉल पर अटका था। वह महिला कौन थी? क्या मैंने वाकई उसे पसंद करना बंद कर दिया था? आसपास बैठे मैंने क्लोई के अमीर इंटरनल ड्रामा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इसके बजाय मैं गंभीरता से अपनी स्टडी मटेरियल पलट रहा था, आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की योजना बना रहा था। अपने पिछले जीवन में मेरे ग्रेड स्कूल में टॉप 3 में लगातार थे, लेकिन बाद में क्लोई ने कैजुअली जिक्र किया कि उसे बुरे ग्रेड वाले बैड बॉय पसंद हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर पढ़ाई करना बंद कर दिया था। ये सब अंततः इस बात पर समाप्त हुआ कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत खराब प्रदर्शन किया और एक औसत दर्जे के कॉलेज में पहुंच गया। अब जब मुझे जीवन में दूसरा मौका मिला था तो मैं वही मूर्खतापूर्ण गलतियां कैसे दोहरा सकता था। जैसे ही मैं अतीत की यादों में खोया हुआ था, मिस क्विन ने चौक का एक टुकड़ा सीधे मेरे सिर पर दे मारा। स्कॉट, तुम फिर से ख्यालों में खोए हुए हो। तुमने पिछले महीने के मॉक एग्जाम्स में क्लास का औसत गिरा दिया था और अब भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यह सुनकर क्लोई को अचानक राहत महसूस हुई कि उसने मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया था। वरना अगर लोगों को पता चलता कि उसका बॉयफ्रेंड पढ़ाई में इतना फिजडी है, तो कितनी शर्मिंदगी होती। हालांकि आज का दिन अतीत से अलग था। मिस क्विन के सार्वजनिक अपमान का सामना करते हुए मैं चुप नहीं रहा और न ही इसे वैसे ही सहा जैसे मैं हमेशा करता था। इसके बजाय मैंने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि मैं आने वाले मिड टर्म्स में पहली रैंक लाऊंगा। मैंने उनके साथ एक शर्त भी लगा दी, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं स्वेच्छा से स्कूल छोड़ दूंगा। क्लोई ने धीरे से आह भरी, ये सोचते हुए कि मैं बहुत बचकानी हरकतें कर रहा हूं। मिड टर्म्स में एक हफ्ते से भी कम समय बचा था, तो मैं फर्स्ट कैसे आ सकता था? साइमन निश्चित रूप से किनारे से कुछ तंज कसने का मौका नहीं चूका। पलक झपकते ही लंच ब्रेक हो गया। साइमन क्लोई की डेस्क पर आया। क्लोई, क्या मैं तुम्हें लंच पर ले चल सकता हूं? क्लोई ने अपनी आंखों के कोने से मुझे देखा। बदले की एक छोटी सी भावना से प्रेरित होकर उसने हां में सिर हिलाया। वह चाहती थी कि मैं देखूं कि मेरे बिना भी उसके पीछे लाइन लगाने वाले लड़कों की कमी नहीं है। वह साइमन को स्कूल के पास वाले एक रेस्टोरेंट में ले गई। अतीत में मैं उसे हमेशा यहीं लाता था। वह सचमुच मानती थी कि पास के सभी रेस्टोरेंट में से यहीं सबसे अच्छा खाना मिलता है। उसे कभी समझ नहीं आया कि यहाँ इतने कम छात्र खाना खाने क्यों आते हैं। वह रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, खिड़की वाली सीट पर बैठी और स्वाभाविक रूप से वेटर से मेनू ले लिया। स्कॉट, मेरे लिए। अपनी बात पूरी होने से पहले ही उसे अजीब तरह से याद आया कि आज उसके साथ वह व्यक्ति मैं नहीं था। साइमन ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। क्लोई के सीने में एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। जब मैं आसपास होता था तो उसे बस अपना हाथ हिलाना होता था और तरह तरह का स्वादिष्ट खाना व्यावहारिक रूप से उसे खिला दिया जाता था। जैसा वह सोच रही थी, उसने ऊपर देखा और देखा कि मैं पास की एक मेज पर बैठा हूं, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाकर खिड़की से बाहर देख रहा हूं। उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने आत्मविश्वास के साथ मान लिया कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं अकेले हमारी सामान्य जगह पर उसका इंतजार करने आया हूं। और मुझे साइमन के साथ खाना खाते देख मुझे शायद हीन भावना महसूस हो रही होगी कि मैं पास नहीं आ सकता, लेकिन यह ठीक था। खाना खत्म करने के बाद वह उदारता से मुझे शर्मिंदगी से निकलने का मौका देगी। इस बीच सेरेना विला के अंदर सेरेना सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अंधेरा और गुस्से वाले भाव थे। फर्श पर कीमती एंटीक वेसेस टूटकर बिखरे हुए थे। आसपास के नौकर कांप रहे थे, जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। आमतौर पर ऐसे समय में पूरे सेरेना परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था जो बोलने की हिम्मत करता था, और केवल वही सेरेना के गुस्से को शांत कर सकता था। दुर्भाग्य से वह व्यक्ति आज यहां नहीं था। स्कॉट, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे हो। सेरेना का खूबसूरत चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसे खबर मिली थी कि मैं और क्लोई उसी रेस्टोरेंट में गए हैं। बॉस सेरेना, क्या हमें अभी जाकर यंग मास्टर स्कॉट को वापस खींच लेना चाहिए? उसके पर्सनल असिस्टेंट ने सावधानी से पूछा। सेरेना ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को कुचल दिया।
उसकी खूबसूरत आंखों में खून की नसें उभर आईं और उसकी आवाज में दर्द और जुनून का हल्का सा निशान था। तुम वास्तव में मुझसे झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी कभी नहीं जाने दूंगी। भले ही हम मर जाएं, हम साथ मरेंगे। वापस रेस्टोरेंट में क्लोई का खाना आ चुका था। वह साइमन के साथ बात करते हुए खा रही थी। साइमन वास्तव में लड़कियों से बात करने में बहुत अच्छा था। हमेशा क्लोई को खुशी से हंसाने में कामयाब रहता था। वे मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन बातचीत के बीच में क्लोई अनजाने में बार बार मेरी दिशा में देख रही थी। वह सोच रही थी, मुझे साइमन के साथ इतनी खुशी से बात करते देख वह अभी बहुत बुरा महसूस कर रहा होगा, है ना? ये सोचकर उसे एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि महसूस हुई और वह जानबूझकर और जोर से हंसी। जब दोनों ने अपना भोजन समाप्त किया तो वेटर पास आया और विनम्रता से बोला, आप दोनों जो डिश आपने ऑर्डर की हैं, उनका कुल बिल $200 है। आप भुगतान कैसे करना चाहेंगे? क्या? साइमन तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। हमने सिर्फ 2 डिश और 1 सूप ऑर्डर किया था और ये $1000 से ऊपर है। वेटर थोड़ा मुस्कुराया और विनम्र लहजा बनाए रखा। जी सर, हमारे रेस्टोरेंट की सभी सामग्री हर दिन विदेश से ताजी मंगाई जाती है और हमारे हेड शेफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मास्टर हैं। ये कीमत वास्तव में काफी कम है। क्लोय पूरी तरह हैरान थी। मेनू में कीमतें नहीं लिखी थीं। अतीत में जब भी वह यहाँ खाने आती थी, मैं हमेशा बिल का भुगतान पहले ही कर देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रेस्टोरेंट इतना महंगा है। यदि ऐसा था तो इतने वर्षों में हमारे खाने पर खर्च की गई राशि एक खगोलीय आंकड़ा रही होगी। क्लोई, हालांकि मैंने तुम्हें ट्रीट देने की पेशकश की थी, मैं सचमुच $200 का बिल नहीं भर सकता। साइमन ने बेहद असहज होकर कहा। मुझे खेद है, मुझे भी नहीं पता था कि यह जगह इतनी महंगी है। क्लोई ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए जवाब दिया, लेकिन वह अपने दिल में तिरस्कार की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह $1000 भी नहीं दे सकता। जब स्कॉट और मैं यहां खाते थे तो हम कम से कम 4 डिश और 1 सूप ऑर्डर करते थे और मैंने कभी स्कॉट को कीमत के बारे में शिकायत करते नहीं सुना। साइमन ने बेबसी से आह भरी। मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। तुम पहले भुगतान क्यों नहीं कर देती? कोई चारा न देख क्लोई मेरी मेज पर आई। स्कॉट, क्या तुम पहले मेरे लिए बिल कवर कर सकते हो? मैं बाहर के ट्रैफिक को देख रहा था और केवल तभी अपना सिर घुमाया जब मैंने उसकी आवाज सुनी। मुझे स्थिति मजाकिया लगी। क्यों? क्लोई को बहुत निराशा महसूस हुई। स्कॉट, क्या तुम यहां मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होते देखोगे? सिर्फ खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए मैं बिल नहीं भर सकती। तुम्हारा इंतजार मैं तुम्हें क्यों पे करूं? हमारा रिश्ता आखिर क्या है? क्या हम दोस्त नहीं हैं? क्लोई ने बिना रुके जवाब दिया। क्या तुमने हमेशा मेरा ख्याल नहीं रखा है? माफ करना, मुझे तुम्हारे बिल भरने का कोई दायित्व नहीं है। मैंने अपना सिर वापस घुमा लिया। उसे एंटरटेन करने के लिए भी बहुत आलसी महसूस कर रहा था। पास खड़े वेटर को थोड़ी परेशानी हुई। मिस, अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो आप अपने परिवार को कॉल कर सकती हैं और उनसे भुगतान करवा सकती हैं। क्लोए का चेहरा सख्त हो गया। वह अपने जीवन में कभी इतनी अपमानजनक स्थिति में नहीं थी। स्कॉट, बस मेरे लिए पैसे दे दो, इसे लोन मान लो। उसने दांत पीसकर फुसफुसाया। मैंने ठंडी सांस ली। लोन नहीं दूंगा। क्यों? क्लोई टूटने की कगार पर थी। उसे इतना लगातार परेशान होते देखकर मैंने बस अपना पूरा शरीर उसकी ओर घुमा लिया। क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है, उधार लो और वापस करो? तो फिर से उधार लेना आसान होता है। पिछले साल तुमने कहा था कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें अस्पताल में चेकअप की जरूरत है, इसलिए तुमने मुझसे $5000 उधार लिए। इस साल की शुरुआत में तुमने कहा था कि तुम्हारे परिवार को राशन की जरूरत है और तुमने $10,000 और उधार लिए। 1 महीने से भी कम समय के बाद तुम एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी। मैं टिकट के लिए $3000 नहीं गिनूंगा, लेकिन यात्रा का खर्च और उन कुछ दिनों में खाने पीने और मौज मस्ती में जो पैसे तुमने खर्च किए, वह $10,000 से ऊपर थे। पिछले महीने तुमने कहा था कि मौसम बदल रहा है और तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत है। वह $20,000 और थे। और इतने सालों में तुम्हारी मां के मेडिकल बिलों का क्या? क्या तुम गणना भी कर सकती हो कि तुमने मुझसे कितना उधार लिया है? मैंने उन सभी बहानों को सामने रख दिया जो क्लोई ने सालों से मुझसे पैसे लेने के लिए इस्तेमाल किए थे। अंत तक मेरा लहजा बर्फीला ठंडा हो गया था। क्या तुमने कभी इस पैसे का एक पैसा भी वापस किया है? क्लोई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह हकलाने लगी। लेकिन लेकिन तुमने स्वेच्छा से मुझे वह पैसा उधार दिया था और तुमने कहा था कि मुझे इसे वापस देने की जरूरत नहीं है। खैर, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसे वापस चुकाओ, पैसे दो। मैंने एक डिमांडिंग तरीके से अपना हाथ उठाया। क्लोई अपमानित और क्रोधित थी। उसकी साफ आंखों से आंसू बहने लगे। स्कॉट, तुम बहुत बड़े बुली हो। यह पैसा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है।
क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। क्लोई, तुम में जो ढिठाई है वह आश्चर्यजनक है। बैंक के पास भी बहुत पैसा है, क्यों ना तुम जाकर उसे लूट लो। मैंने उसे गरिमा का एक कतरा भी नहीं देना चाहता था और सीधे उससे सवाल किया, तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा समर्थन करोगे। क्लोई का दिल ऐसा लगा जैसे चीर दिया गया हो। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और उसे अंदर से जमा रही थी। जैसे ही मैं क्लोई को जाने के लिए कहने वाला था, वेटर मेरे मेज पर कई शानदार डिश ले आया। मिस्टर स्कॉट, जो डिश आपने प्री ऑर्डर की थी वे सब यहाँ हैं। कृपया अपने भोजन का आनंद लें। क्लोई की आंखें चमक उठीं। उसे पूरा यकीन था कि मैंने केवल इसीलिए वे कठोर शब्द कहे क्योंकि मैं उसके साइमन के साथ खाने से ईर्ष्या कर रहा था। वह अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराई और निडर होकर सीधे मेरे सामने बैठ गई। स्कॉट, अगर तुम मुझे खाना खिलाना चाहते थे तो तुम्हें बस कह देना चाहिए था। घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए उसने मेज पर चॉपस्टिक्स के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक उसी पल सेरेना रेस्टोरेंट में आई और क्लोई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुमने मेरे आदमी के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की क्लोई? क्या तुम जीने से थक गई हो? क्लोई को इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वह पूरी तरह विचलित हो गई। उसने स्वाभाविक रूप से मेरी ओर लाचार गिड़गिड़ाती आंखों से देखा। अतीत में जब भी वह यह भाव दिखाती थी तो मैं बिना शर्त उसका बचाव करता था। जो कुछ भी वह मांगती थी मैं बिना सोचे समझे सहमत हो जाता था। स्कॉट, स्कॉट मुझे ट्रीट देना चाहता था। तुमने मुझे क्यों मारा? उसने सेरेना को देखते हुए मांग की। यह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मैं उसका पक्ष लूंगा। मैंने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और सेरेना का हाथ पकड़ लिया। सेरेना जम गई। अचानक उसे याद आया कि पिछली बार उसने अपना आपा खो दिया था और क्लोई को मारने की कोशिश की थी। तब बिना हिचकिचाए मैंने बीच में आकर क्लोई की ओर से सेरेना को वापस थप्पड़ मारा था। वह एक क्रूर तानाशाह की तरह कार्य करने की आदी थी, लेकिन जब उसके प्यार की बात आई तो वह बस क्रूर नहीं हो सकती थी। वह चुपचाप अपनी सारी शिकायतों को निगल जाती थी। क्लोई आंतरिक रूप से बहुत खुश थी, लेकिन उसने एक उदार चेहरा बनाया। सेरेना, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगती मैं इसे छोड़ दूंगी। हालांकि ठीक अगले ही सेकंड उसने मेरी अविश्वसनीय रूप से चिंतित आवाज सुनी। बेबी, तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? क्लोए हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेरेना को बेबी कहूंगा। मुझे एक गैर रोमांटिक लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए था। मैं उसके अलावा किसी भी महिला के लिए ऐसे अंतरंग पालतू नाम का उपयोग कैसे कर सकता था? सेरेना भी दंग रह गई। वह अपना गुस्सा निकालने यहां आई थी, लेकिन मेरे एक वाक्य ने तुरंत उसका सारा गुस्सा उड़ा दिया। उसने गौर भी नहीं किया था कि उसकी उंगली घायल है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने इसे घर पर टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों पर काट लिया है। यह कुछ भी गंभीर नहीं है, बस एक खरोंच है। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह गंभीर नहीं है? खून निकल रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उस पर फूंक मारी। पूरी तरह से दुखी दिख रहा था। अगर फूलदान टूट जाए तो नौकरों को इसे साफ करने दो। तुम मेरा अनमोल खजाना हो। तुम्हें चोटिल देखकर मेरा दिल टूट रहा है। हालांकि मेरे शब्द अविश्वसनीय रूप से फिल्मी थे, लेकिन मेरा भाव जितना संभव हो उतना ईमानदार था। सेरेना के चेहरे के भाव तुरंत पूरी तरह नरम हो गए, लेकिन फूलदान तोड़ने का कारण याद आते ही उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला? मैंने भ्रम में रुककर पूछा। मैंने तुमसे कब झूठ बोला? मैंने यह सारा खाना तुम्हारे लिए तैयार किया था। मैंने अपना फोन निकाला और सेरेना के साथ अपनी चैट खोली। देखो, मैंने 1 घंटे पहले तुम्हें एक मैसेज भेजा था कि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूं। यह देखकर कि मैंने उसका कांटेक्ट नाम किस किस बेबी सेव किया था, सेरेना का तूफानी मूड तुरंत चमकते हुए धूप वाले आसमान में बदल गया। उसने घर पर अपना फोन तोड़ दिया था, इसलिए उसने कभी मैसेज नहीं देखा। बेबी, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक बैठा था, तुम्हारे साथ खाना खाने का इंतजार कर रहा था, और फिर वह अचानक दौड़कर आई और मुझसे उसके खाने का भुगतान करने की मांग की। जब मैंने मना किया तो वह बस मेरे सामने आकर बैठ गई। ये बहुत अजीब और परेशान करने वाला था। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ सेरेना की कमर के चारों ओर लपेटा। बेबी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। क्लोई का चेहरा तुरंत गहरा लाल हो गया। यह बताना मुश्किल था कि यह अत्यधिक शर्मिंदगी से था या पूर्ण अपमान से। उसने मुझे पहले कभी इतना चिपकू व्यवहार करते नहीं देखा था, और जब से सेरेना अंदर आई थी मैंने क्लोई पर एक भी नजर नहीं डाली थी। फिर भी पिछली बार जब वे एक साथ सेरेना से मिले थे तो सेरेना ने क्लोई पर सिर्फ एक व्यंग्यात्मक अपमान फेंका था और मैं बिल्कुल गुस्से में था। मैंने न केवल सेरेना पर चिल्लाया था, उसे एक अवांछित बूढ़ी चुड़ैल कहा था, बल्कि मैंने उसे वहां अकेले खड़ा छोड़ दिया था जबकि मैं क्लोई को घर ले गया था।
इसके अलावा मैं हमेशा सेरेना से खुले तौर पर घृणा करता था, इस हद तक कि मैं उससे एक अतिरिक्त शब्द भी नहीं बोलना चाहता था। क्लोए एक और मानसिक स्क्रिप्ट लिखने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है कि वह जानबूझकर ऐसा अभिनय कर रहा है ताकि मुझे जलन हो? उसने इसके बारे में सोचा और निष्कर्ष निकाला कि यही एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण था। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो मैं सेरेना के साथ पहले ही दूर जा रहा था। जैसे जैसे मैं चला, मैं बड़बड़ाता रहा, बेबी, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूं। हम तुम्हारे हाथ पर निशान नहीं आने दे सकते। ये सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है, हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, सेरेना ने कहा। उसका लहजा थोड़ा शर्मीला और अजीब था। बकवास। इतनी गंभीर चोट के लिए निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मुझे तुम्हारे लिए यह करना होगा। जब तक क्लोई वास्तविकता में वापस आई, वेटर पहले ही उसके पास आ चुका था। उसका लहजा भारी असंतोष से भरा था। मिस, आपने अभी तक अपने भोजन का भुगतान नहीं किया है। उसने देर से अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि साइमन तो बहुत पहले गायब हो गया था। उसने निराशा में अपने दांत पीसे। वह हमेशा मेरे पैसे खर्च करती थी, उसके पास खुद की एक भी बचत नहीं थी। तभी वेटर की नजर उसके हैंडबैग पर पड़ी। मिस, अगर आप वास्तव में पैसे नहीं दे सकती हैं तो आप अपना बैग यहां गिरवी रख सकती हैं। क्लोई जम गई, अपने हाथों में हैंडबैग की ओर देखते हुए। मैंने उसे पिछले महीने यह बैग दिया था। अगर यह एक भोजन को कवर कर सकता है तो उसे इसे सौंप देना चाहिए। आखिरकार ऐसे बैग के सामान्य स्टाइल हर जगह सड़कों पर होते थे। एक बार वापस जाने के बाद वह बस एक नया खरीद लेगी। बैग सौंपने के बाद क्लोई रेस्टोरेंट से बाहर निकली और अपने फोन पर एक शॉपिंग ऐप खोला। एक सुंदर रिप्लेसमेंट चुनना चाहती थी। उसके पूर्ण सदमे के लिए ऐप के होम पेज ने ठीक वही बैग सुझाया जिसे उसने अभी अभी सौंपा था। कीमत का टैग $8,888। वह पूरी तरह दंग रह गई। उसने उस पर क्लिक किया और महसूस किया कि यह वही था जो मैंने उसे उपहार में दिया था। उसने सोचा था कि बैग सिर्फ कुछ सस्ता सा सामान है जो उचित उपहार कहलाने के भी लायक नहीं है। किसे पता था कि यह इतना मूल्यवान था? उस बैग का उपयोग $400 के भोजन के लिए भुगतान करने का मतलब था कि उसने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। उस रात सेरेना विला के अंदर लेक्सी ने दवा का एक कटोरा पकड़ा, सेरेना को दयनीय रूप से देखते हुए। मेरी प्यारी रानी, कृपया इसे पी लो। सेरेना ने काली कड़वी हर्बल दवा को घूरा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उसने शुद्ध झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह गंभीर अनिद्रा से पीड़ित थी और यह चीनी दवा उसे सोने में मदद करने के लिए दी गई थी। यह बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से हिंसक रूप से कड़वी थी। हर बार जब लेक्सी सेरेना को उसकी दवा लेने के लिए मनाने की कोशिश करती तो यह दांत निकालने जैसा था। सेरेना को भूल जाओ। लेक्सी को भी कटोरा पकड़े हुए इसकी गंध सुनकर थोड़ी मतली महसूस हुई। मुझे करने दो, मैंने कहा, आरामदायक लाउंजवियर पहने हुए लेक्सी के हाथों से कटोरा लेते हुए। लेक्सी ने तुरंत अविश्वास का भाव अपना लिया। वह और सेरेना 10 साल से अधिक समय से बेस्टी थीं। सेरेना के स्वभाव को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। अगर सेरेना दवा नहीं पीना चाहती थी तो देवता भी उसे नहीं मना सकते थे। लेक्सी को यह विश्वास करने से इनकार था कि मेरे शब्द उसके शब्दों से अधिक वजन रखेंगे। बेबी, मुझे इसे तुम्हें खिलाने दो, ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। सेरेना ने अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए, लेकिन कटोरे को देखते समय उसकी आंखों में अभी भी शुद्ध विरोध चिल्ला रहा था। बात करने से बचने का फैसला करते हुए मैंने खुद दवा का एक घूंट लिया और बिना एक शब्द कहे सीधे अपने होंठ सेरेना के होंठों पर दबा दिए। सेरेना आश्चर्य से हाँफ उठी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी दे पाती, दवा का कड़वा स्वाद हमारे होंठों के बीच फैल गया। ओह माय गॉड, मेरी आंखें! लेक्सी ने एक नाटकीय विलाप किया, अपनी आंखें ढक लीं और व्यावहारिक रूप से कमरे से बाहर दौड़ गईं। मैंने सुचारू रूप से अपना हाथ सेरेना की पतली कमर के चारों ओर लपेटा। भले ही दवा सफलतापूर्वक दे दी गई थी, लेकिन मेरी हरकतें निश्चित रूप से बंद नहीं हुईं। सेरेना का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। हालांकि दवा बेरहमी से कड़वी थी, लेकिन इस तरह खिलाए जाने से उसका दिल अविश्वसनीय रूप से मीठा महसूस कर रहा था। जब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, तब तक मैंने अपने हाथों को उस पर घूमने से नहीं रोका। दरवाजे पर वह पेशेवर सम्मोहन हिप्नोटिस्टन था जिसे सेरेना ने काम पर रखा था। मिस सेरेना, कृपया आराम करें और मेरे मार्गदर्शन का पूरी तरह से पालन करें। मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्द सपनों की दुनिया में खो जाएंगी, सम्मोहन विशेषज्ञ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। सेरेना ने अपनी खूबसूरत आंखें झुका लीं, उनमें एक ठंडी ठंडक जम गई थी। कभी कभी जो निगाहें उसने सम्मोहन विशेषज्ञ पर डाली, उनमें वास्तविक हत्या का इरादा था।
सम्मोहन विशेषज्ञ सिर से पैर तक कांप उठा। क्या मैंने इस खूंखार बॉस लेडी को नाराज तो नहीं कर दिया? कुछ समझते ही हाइपनोटिस्ट ने मुझे पास खड़े देखा और अचानक सब कुछ समझ गया। हाँ, मैं बिल्कुल गलत समय पर आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सेरेना मेरी आत्मा को भस्म करने के लिए तैयार दिख रही थी। मैंने उनके अंतरंग पल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बॉस सेरेना, मैं आपको हिप्नोटाइज करने आया हूं। बस रिलैक्स हो जाइए और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सम्मोहन विशेषज्ञ ने सेशन शुरू किया, लेकिन आधा घंटा बीत गया और सेरेना तनिक भी नींद में नहीं लग रही थी। सम्मोहन का उस पर शून्य प्रभाव पड़ता दिख रहा था। शायद वर्तमान वातावरण आपके सबकॉन्शियस को असुरक्षित महसूस करा रहा है। शायद अगर हम असंबंधित व्यक्तियों को बाहर जाने के लिए कहें तो आपको आसानी से नींद आ सकती है, सम्मोहन विशेषज्ञ ने सुझाव दिया। यह सुनकर मैं बस चलकर आया और सेरेना को सीधे अपनी बाहों में उठा लिया। यंग मास्टर स्कॉट, बॉस सेरेना की सम्मोहन चिकित्सा अभी पूरी नहीं हुई है। यदि आप उन्हें अभी ले जाएंगे तो वह निश्चित रूप से। सम्मोहन विशेषज्ञ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे एक व्यक्ति की तरफ से खतरनाक मौत की घूरने वाली नजर मिली और उसने बुद्धिमानी से अपना मुंह बंद कर लिया। सेरेना ने अपनी कातिलाना ऑरा को वापस ले लिया, उसे थामे हुए युवक की ओर ऊपर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चलो बिस्तर पर चलते हैं। मैंने धीरे से सेरेना को बिस्तर पर लिटाया। वह मेरी छाती से सट गई, मेरी स्थिर धड़कन को महसूस कर रही थी। सेरेना ने अचानक अपने पूरे शरीर में गर्माहट महसूस की। इस बार उसे लगभग तुरंत ही गहरी नींद आ गई। सम्मोहन विशेषज्ञ की आंखें पूर्ण सदमे में चौड़ी हो गईं। वह लंबे समय से सेरेना का इलाज कर रहा था और वह अच्छी तरह जानता था कि यह मरीज कितनी असंभव रूप से कठिन थी। फिर भी आज उसे इस युवक द्वारा बिना किसी मेहनत के सफलतापूर्वक सुला दिया गया था। मैंने हिप्नोटिस्ट की तरफ एक नजर डाली और वह तुरंत अपना सामान समेटकर एक बेजान झोंबी की तरह कमरे से बाहर निकल गया। हफ्ता तेजी से बीत गया और मैं मिडटर्म्स के लिए परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। इस बार बैठने की व्यवस्था पिछली परीक्षा की रैंकिंग के आधार पर थी, जिसका मतलब था कि मेरा परीक्षा हॉल पूरी तरह से सबसे खराब छात्रों से भरा हुआ था। हर कोई अपने टेस्ट पेपर को ऐसे देख रहा था जैसे वह हाइरोग्लिफिक्स में लिखा हो। जो उत्तर नहीं दे सकते थे, उन्होंने प्रेरणा के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इन्विजिलेटर जोर से खांसा, खुद काम करो, कोई नकल नहीं। जिसे मैंने नकल करते पकड़ा उसे सीधे 0 मिलेगा। बोलने के बाद उसकी नजरें सबसे पिछली पंक्ति में बैठे मुझ पर टिक गईं। परीक्षा से पहले मिस क्विन ने विशेष रूप से उसे निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि मुझे नकल करने का कोई अवसर न मिले। अन्य छात्रों के विपरीत मैं इधर उधर नहीं देख रहा था। इसके बजाय पेपर मिलने के बाद मैंने एक पल के लिए इसे कैजुअली पलटा और फिर अपना पेन उठाकर शुरू हो गया। हालांकि मेरी गति भयानक रूप से तेज थी। मैंने मल्टीपल चॉइस सवालों के जवाब सेकंडों में दे दिए और 3 मिनट से भी कम समय में पूरा पहला पेज खत्म कर लिया। निरीक्षक पूरी तरह उलझन में था। क्या यह बच्चा बस रैंडम उत्तर भर रहा है? आखिर यह गणित की परीक्षा थी और उन्हें 2 स्क्रैच पेपर के लिए दी गई थी। मैंने उन पर एक बिंदु भी नहीं लिखा था। मल्टीपल चॉइस एक बात थी, लेकिन पिछला पेज पूरी तरह से जटिल, लंबे समस्या समाधान वाले सवालों से बना था। बिना रफ पेपर के कोई एडवांस मैथ की समस्या कैसे हल कर सकता है? संदेह से जलते हुए निरीक्षक मेरे पास आया और मेरे टेस्ट पेपर पर नजर डाली। हर एक सवाल के लिए मैंने साफ सुथरे तरीके से जटिल फॉर्मूलाज की कई लाइनें लिखी थीं। दुर्भाग्य से वह पीई टीचर था, इसलिए वह एक शब्द भी नहीं पढ़ सका जो मैंने लिखा था। लेकिन भले ही उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया था, उसने सुअर को दौड़ते जरूर देखा था। जब वह टॉप छात्रों की परीक्षा के दौरान ड्यूटी देता था तो वे प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा ज्यादा से ज्यादा लिखते थे, उत्तर बॉक्स के हर इंच को भर देते थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मुझे सही उत्तर नहीं पता है, इसलिए मैं सिर्फ इसे भरा हुआ दिखाने के लिए कोई भी रैंडम गणितीय सूत्र लिख रहा हूं। निरीक्षक और अधिक निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन मैंने अचानक अपना पेन नीचे रखा, घड़ी देखी और बोला, टीचर, मुझे अपना पेपर जमा करना है। निरीक्षक ने भौहें सिकोड़ी। छात्र, पेपर जमा करने से पहले तुम्हें अपना काम दोबारा जांच लेना चाहिए। जरूरत नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मेरे पूरी तरह से उदासीन रवैये को देखकर निरीक्षक ने चुपचाप मेरा पेपर ले लिया। मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, जैसे दीवार पर कीचड़ पोतने की कोशिश कर रहा हो। हताश होकर उसने तुरंत मुड़कर परीक्षा हॉल में मेरे प्रदर्शन की रिपोर्ट मिस क्विन को दे दी। बाकी परीक्षाओं के लिए मैंने हर बार जल्दी पेपर जमा कर दिए, खासकर इंग्लिश परीक्षा के लिए। मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा, आधे घंटे तक सोया और बस बाहर निकल गया।
कुछ दिनों बाद मिड टर्म के नतीजे धीरे धीरे जारी किए गए। मिस क्विन इंग्लिश के एग्जाम्स का ढेर लिए क्लास में आईं। क्लास रेप, इन्हें बांट दो। हालांकि उसने मेरा एग्जाम पेपर अपने पास रखा और सबको दिखाने के लिए ऊपर उठाया। सब लोग एक नजर डालें, यह स्कॉट का एग्जाम पेपर है, एक पूरी तरह से खाली शून्य। उसने मेज पर अपना हाथ पटका, भारी संतुष्टि के साथ ठहाके लगाए। परीक्षा से पहले तुमने व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम स्वेच्छा से स्कूल छोड़ दोगे। सो मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात रखोगे। पूरी क्लास तुरंत मुझे देखने के लिए मुड़ी, गुस्से में कानाफूसी करने लगी। सही हुआ उसके साथ, किसी जीनियस का नाटक कर रहा था। अगर तुम्हारे पास हुनर नहीं है तो बॉस जैसा अभिनय करने की कोशिश मत करो। माना कि इंग्लिश टेस्ट इस बार कठिन था, लेकिन स्कॉट पूरी तरह से दिमागी तौर पर मृत है। अगर वह सिर्फ हर चीज के लिए बी भी चुनता तो उसे कम से कम 20 या 30 अंक तो मिलते। शायद फर्स्ट प्लेस से उसका मतलब नीचे से फर्स्ट था। मजाक उड़ाने वाली हंसी की आवाजें इधर उधर गूंज उठीं, जिससे क्लासरूम एक अराजक सर्कस में बदल गया। मिस क्विन ने फिर से मेज पर हाथ पटका और सब आखिरकार चुप हो गए। उसने फिर साइमन पर बहुत संतुष्ट नजर डाली। भले ही इस बार परीक्षा अविश्वसनीय रूप से कठिन थी, हमारे अपने साइमन ने एक 135 अंक हासिल किए, जो पूरे स्कूल में सबसे अधिक स्कोर है, जो दूसरे स्थान से 10 अंक अधिक है। हर किसी को साइमन को एक रोल मॉडल के रूप में देखना चाहिए। आप में से जिन्होंने अच्छा नहीं किया वे निराश न हो। जब तक आपने अपनी पूरी कोशिश की, आपने बहुत अच्छा किया। रवैया ही एक अच्छा छात्र बनाता है। जैसे ही वह बोली, उसकी नजरें फिर से मुझ पर टिकीं। लेकिन अगर किसी छात्र के ग्रेड भयानक हैं, रवैया कचरा है और वह मल्टीपल चॉइस सवालों को भरने की भी जहमत नहीं उठाता, तो वह छात्र पूरी तरह से निराशाजनक है। एक बार जब वे समाज में प्रवेश करते हैं तो वे सिर्फ परजीवी मैल होंगे, जो बिल्कुल कुछ भी योगदान नहीं देंगे। क्या तुमने मुझे सुना, स्कॉट? मिस क्विन के बढ़ते अपमान को सुनकर क्लोई राहत की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। भगवान का शुक्र है कि उसने मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया था। वो पिछले कुछ दिनों से साइमन के साथ घूम रही थी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो क्लास निश्चित रूप से अभी उस पर पुरुषों के खराब स्वाद के लिए मजाक उड़ा रही होती। केवल साइमन जैसा टॉप टियर, अच्छे व्यवहार वाला छात्र ही वास्तव में उसके लायक था। जहां तक मेरी बात है, मैं सिर्फ एक बेशर्म क्रीप था जो उसे लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं लगातार उसे परेशान नहीं कर रहा होता तो वह कभी मेरे पैसे का एक भी पैसा खर्च नहीं करती। इतना ही नहीं, कल मैंने जानबूझकर उसे पैसों से शर्मिंदा किया ताकि वह मान जाए, यह जानते हुए कि उसकी गरिमा कितनी मजबूत है। मैंने जानबूझकर उसे अपमानित किया। उसकी गरिमा ने उसे मुझे स्वीकार करने से पूरी तरह मना कर दिया। लेखक की टिप्पणी। ईमानदारी से, इसे लिखना मुझे भी बीमार कर रहा है। क्या यह महान अल्टीमेट नार्सिसिस्ट लड़की है? क्षमा करें प्यारे पाठकों, कमेंट्स में अपनी भड़ास निकालने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, बस कृपया मुझ पर चिल्लाएं नहीं। ठीक उसी समय जब क्लास गपशप से गूंज रही थी, मैंने एक हाथ पर अपना सिर टिकाया और कैजुअली मिस क्विन को देखा। जब फाइनल ओवरऑल रैंकिंग आएगी, अगर मैं पहले स्थान पर नहीं हूं तो मैं अपना सामान पैक करूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पहले स्थान पर हूं तो आपको आज आपने जो कहा है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। ये देखते हुए कि मैंने एक बड़ा सा शून्य स्कोर किया था और फिर भी इतना अहंकारी व्यवहार कर रहा था, मिस क्विन पूरी तरह से गुस्से में थी। ठीक है, यदि तुम्हारे पास वास्तव में पहला स्थान प्राप्त करने की क्षमता है तो मैं आज की असेंबली में पूरे स्कूल के सामने तुमसे माफी मांगूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो तुम अपना सामान पैक करोगे और इस स्कूल से दफा हो जाओगे। वह अभी भी चिल्ला ही रही थी कि तभी गणित का शिक्षक अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर दौड़कर आया। मिस क्विन, क्या आप स्कॉट को 1 मिनट के लिए बाहर भेज सकती हैं? क्या गलत है? क्या स्कॉट को मैथ में भी 0 मिला है? उसने जानबूझकर जोर से पूछा। उसके आश्चर्य के लिए मैथ टीचर के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, लगभग चुलबुली मुस्कान थी। 0 क्या? स्कॉट को परफेक्ट स्कोर मिला है। क्या? मिस क्विन को अपने ही कानों पर शक था। और यह सिर्फ मेरा विषय नहीं है। साहित्य में 5 अंक होने के अलावा स्कॉट को हर दूसरे विषय में परफेक्ट स्कोर मिला है। मैथ टीचर ने खुशी से घोषणा की। पूरा टीचर्स ऑफिस इसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन स्कॉट ने पूरी तरह से खाली इंग्लिश पेपर जमा किया था। मिस क्विन लगभग चिल्ला पड़ी। मैथ टीचर ने अपना सिर खुजलाया। हाँ, वह हिस्सा मुझे भी उलझा रहा था। आपका ही एकमात्र विषय है जिसमें उसे 0 मिला है, इसीलिए अन्य शिक्षक चाहते थे कि मैं उसे बाहर बुलाऊं और पूछूं कि क्या हुआ। जैसे ही वह बोला, मैथ टीचर ने ग्रेड शीट निकाली। देखो, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो यह आधिकारिक ग्रेड रैंकिंग है।
जिसे प्रशासन कार्यालय ने अभी गणना की है। भले ही स्कॉट को इंग्लिश में 0 मिला क्योंकि उसने बाकी सब कुछ में बाजी मारी, उसका कुल स्कोर साइमन से अभी भी कुछ अंक अधिक है। वह स्कूल में निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। मेरे अलावा ग्रेड देखने के बाद कमरे में हर कोई सदमे से पूरी तरह लकवाग्रस्त था। मिस क्विन सबसे पहले यह विश्वास करने से इनकार करने वाली थी कि मैंने इसे खुद हासिल किया है। स्कॉट, अभी मेरे साथ ऑफिस चलो। उसका चेहरा तूफानी बादलों जैसा काला था। दूसरे विषयों के शिक्षक को पहले से ही ऑफिस में इंतजार कर रहे थे। स्कॉट, क्या तुम्हें वास्तव में ये ग्रेड खुद मिले हैं? मिस क्विन ने सभी शिक्षकों के सामने मुझसे पूछताछ की। मैंने ठंडी सांस ली, सीधे उसके सच्चे विचारों को छेदते हुए। तुम बस माफी नहीं मांगना चाहती है ना? तुम मुझे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही हो कि मैंने नकल की है ताकि तुम अपनी इज्जत बचा सको। मिस क्विन का मुंह फड़फड़ाया, उसका लहजा सख्त था। पिछले मॉक एग्जाम में तुम सबसे आखिरी थे। कोई रास्ता नहीं है कि तुम कुछ दिनों में जादुई रूप से जीनियस बन गए। मुझे बस पिछले टेस्ट बहुत आसान लगे और मैं लिखने में बहुत आलसी था। मैंने बिना पलक झपकाए कहा। झूठा। तुम्हें स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं पता थे। खराब ग्रेड मिलना शर्मनाक नहीं है, लेकिन जो ग्रेड तुम्हारे नहीं है उन्हें चुराने के लिए नीच तरीकों का इस्तेमाल करना घिनौना है। मिस क्विन ने तिरस्कार से थूका। मैंने तुरंत वापस पलटवार किया। यह स्वीकार करना कि मैं वह कचरा छात्र नहीं हूं जो तुमने सोचा था, यह भी शर्मनाक नहीं है। मुझे अपमानित करने के लिए उचित माफी देना भी शर्मनाक नहीं है। यह देखते हुए कि हमारे बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच रहा है, मैथ टीचर ने जल्दी से मध्यस्थता करने की कोशिश की। सच्चा सोना आग से नहीं डरता, स्कॉट। अगर तुम्हें वास्तव में खुद परफेक्ट स्कोर मिले हैं तो हमें अभी कुछ टेस्ट सवाल हल करने दो। हमें जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने इसे खुद किया है। अगर तुम्हें मुझ पर नकल करने का शक है तो मुझे सबूत दिखाओ, मैंने दृढ़ता से कहा। मिस क्विन ने उपहास किया। मुझे यकीन है कि तुमने नकल की है, वरना तुम हमारे सामने सवाल हल करने से क्यों डर रहे हो? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो तुम अगली परीक्षा के दौरान मेरे कंधे पर खड़ी हो सकती हो और मुझे देख सकती हो। मुझे कोई परवाह नहीं है। अगली बार तुम सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सालों तक पढ़ाया है और मैं तुम जैसा बेशर्म छात्र कभी नहीं मिला। अन्य शिक्षक भी मेरे रवैये के बारे में थोड़े संदिग्ध थे। हालांकि उन्होंने मेरे परीक्षा हॉल के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की थी। मैंने वास्तव में खुद परीक्षा लिखी थी और कैमरों ने कोई संदिग्ध हरकत नहीं पकड़ी। मैंने मिस क्विन की ओर देखा और अचानक हंसा और अपना मन बदल लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों को हल करूंगा, लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने ये ग्रेड खुद कमाए हैं तो तुम घुटनों पर बैठोगी और सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगोगी। किस आधार पर? मिस क्विन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें पक्का यकीन नहीं है कि मैंने नकल की है? मैंने उपहास किया, मेरी आंखों से तिरस्कार छलक रहा था। तुम्हें लगता है कि एक साधारण उकसावे की ट्रिक मुझ पर काम करेगी? ठीक है, मिस क्विन ने अपने दांत पीसे। चाहे कुछ भी हो, वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी कि मैं एक सप्ताह में खुद जीनियस स्तर तक अपने ग्रेड उठा सकता हूं। मुझे ब्लफ करना ही था। घुटनों पर बैठने को तैयार हूं, सवाल हल करो। अन्य शिक्षक निराशा में एक दूसरे को देखने लगे। मेरा ग्रेड सुधरना एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। मिस क्विन ने इसे इस बड़े शत्रुतापूर्ण शोडाउन में कैसे बदल दिया? फिर भी उन्होंने वे सवाल निकाले जो उन्होंने पहले से तैयार किए थे। मैंने तेजी से और स्पष्ट रूप से हर एक समस्या को हल किया। मुझे घूरने वाली इतनी सारी जोड़ी आंखों के साथ नकल करने का बिल्कुल कोई मौका नहीं था। मेरे उत्तरों को ग्रेड देने के बाद मैथ टीचर ने खुशी से चिल्लाया, पूरी तरह सही। अन्य शिक्षक सदमे में मुझे देखने लगे। मेरे भी सब सही हैं। यहां तक कि साहित्य की शिक्षिका भी चकित थी, खुशी के साथ बात कर रही थी। स्कॉट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उत्तर इतने अच्छे हैं, हम उन्हें मानक टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। केवल मिस क्विन का चेहरा पीला था। उसने मेरे लिए मौके पर ही 2 अविश्वसनीय रूप से कठिन विश्वविद्यालय स्तर के इंग्लिश सवाल तैयार किए थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मिस क्विन, कृपया समझौते का अपना हिस्सा पूरा करें, मैंने उस पर ठंडी नजर डालते हुए कहा। उस दिन स्कूल असेंबली में मिस क्विन के पास हमारी शर्त के अनुसार मुझसे माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। घुटनों पर बैठने वाले हिस्से के लिए मंच के नीचे छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए वह आखिरकार ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। असेंबली खत्म होने के बाद जिस पल मैं क्लासरूम में लौटा, मुझे 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने घेर लिया। ये केवल क्लास 1 के छात्र नहीं थे, अन्य क्लास के टॉप छात्र भी थे। उन्होंने मेरे परफेक्ट स्कोर के बारे में सुना था और विशेष रूप से मुझसे सवाल पूछने के लिए दौड़ पड़े थे। उनमें से आधे से ज्यादा लड़कियां थीं और मैं बहुत विनम्र था, हर सवाल का जवाब दे रहा था।
एक तरफ खड़ी क्लोई मेरे चमकते आत्मविश्वासी व्यवहार को देखती रही और खो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कॉट, जो खोए हुए पिल्ले की तरह हर दिन उसके पीछे घूमता था, कुछ ही दिनों में स्कूल का सबसे चर्चित प्रतिभाशाली बन जाएगा। अतीत में जब भी मैं आसपास होती थी, वह दूसरी लड़कियों को देखता भी नहीं था। वह निश्चित रूप से उन सभी लड़कियों के साथ मुझे जलाने के लिए चैट कर रहा है। मैं इसके जाल में नहीं पड़ूंगी। क्लोई ने अपना होंठ काटा। उसकी अपनी गरिमा थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह आसानी से मेरे सामने अपना सिर झुकाती। तो क्या, अगर तुम्हारे ग्रेड अब अच्छे हैं, तुम्हारे जितने अच्छे ग्रेड वाले बहुत सारे लोग हैं। उसने अपना टेस्ट पेपर पकड़ा, साइमन की डेस्क पर गई और जानबूझकर अपनी आवाज उठाई। साइमन, इस मैथ टेस्ट का आखिरी सवाल बहुत कठिन है। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? उसने सोचा कि उसे सक्रिय रूप से साइमन से मदद मांगते देख मैं निश्चित रूप से तिलमिला उठूंगा। लेकिन मैंने ऐसे अभिनय किया जैसे मैंने एक शब्द भी नहीं सुना, पूरी तरह से मेरे बगल वाली लड़की को फिजिक्स की समस्या समझाने पर केंद्रित था। ये देखकर उसके दिल में निराशा की लहर दौड़ गई। आखिरकार मेरी आंखें 24 घंटे 7 दिन उस पर चिपकी रहती थीं। अब जब वे आंखें उसकी नहीं रहीं, तो वह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस कर रही थी। साइमन ने क्लोई की नजरों को मुझ पर टिके देखा और उसके सीने में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। लेकिन असुविधाजनक रूप से उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह आखिरी मैथ सवाल कैसे हल करना है जो वह पूछ रही थी। क्षमा करें, मुझे अभी तक इसके लिए तरीका नहीं पता है। शायद तुम्हें टीचर से पूछना चाहिए, उसने अपना अपमान निगलते हुए कहा। क्लोई हैरान दिखी। लेकिन क्या तुम्हारे मैथ ग्रेड हमेशा अद्भुत नहीं होते? मुझे वास्तव में ये नहीं पता। साइमन और भी असहज महसूस कर रहा था। क्लासरूम से बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ। ठीक उसी क्षण मेरे बगल की एक लड़की खुशी से झूम उठी। वाह, सचमुच स्कॉट, क्या तुम्हारे पास वास्तव में इस अंतिम गणित समस्या को हल करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं? बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें पहले भाग के लिए सबसे सरल अवधारणा के माध्यम से ले चलता हूं। यह सुनकर कि मैं सबसे कठिन समस्या को कई तरीकों से हल कर सकता हूं, क्लास के कई टॉप मैथ छात्र मेरी डेस्क के आसपास जमा हो गए। मैंने उन सभी का स्वागत किया, सभी की नजरों के सामने लड़की को समस्या समझाई। ये सवाल एक मानक प्रकार जैसा दिखता है जिसे हम हर समय करते हैं, लेकिन यदि आप पारंपरिक तरीका अपनाते हैं तो आपको बहुत अधिक सूत्र प्लग इन करने होंगे और प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से थकाऊ है। मैंने एक स्थिर गति से बात की, सोचने की एक पूरी तरह से अनूठी लाइन प्रस्तुत की। हालांकि क्लोई ने सतह पर अपना ठंडा, अलग, मुझे परवाह नहीं है वाला भाव बनाए रखा, लेकिन उसके कान गुप्त रूप से पूरी तरह ऊपर थे। मेरी व्याख्या के बाद उसने आसानी से सवाल का पहला हिस्सा हल कर लिया। दुर्भाग्य से मेरे खत्म करने से पहले ही क्लास की घंटी बज गई। पूरे अगले पीरियड के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से आधी अधूरी गणित समस्या से भरा हुआ था। वह मेरे तरीके से पहला हिस्सा हल कर सकती थी, लेकिन वह बहुत कठिन दूसरा हिस्सा नहीं समझ सकी थी। वह बेताब थी कि दूसरे हिस्से के बारे में मुझसे पूछने के लिए क्लास खत्म होने का इंतजार करे, लेकिन उसकी गरिमा ने उसे रोक लिया। यदि उसने बातचीत शुरू की, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रही है? इसके अलावा वे वर्तमान में कोल्ड वॉर में थे। उसकी गरिमा ने उसे झुकने वाला पहला व्यक्ति बनने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी। बात को और खराब करने के लिए जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं तुरंत वॉशरूम चला गया, जिससे किसी को भी मुझसे सवाल का बाकी हिस्सा पूछने का मौका नहीं मिला। अंततः मैथ क्लास शुरू हुई और मैथ टीचर ने सबसे पहली चीज जो की वह थी इस सटीक अंतिम समस्या को समझाना। हालांकि टीचर का तरीका अविश्वसनीय रूप से जटिल था। क्लोई बादलों में खो गई थी। वह एक भी चीज नहीं समझ सकी। कुछ छात्र जिनके ग्रेड खराब थे, वे इसे सुनते हुए सचमुच सो गए। टीचर, इसे हल करने का स्कॉट का तरीका आपसे कहीं ज्यादा सरल है। जिस लड़की ने पहले मुझसे सवाल पूछा था, उसने अपना हाथ उठाया और बोल पड़ी। मैथ टीचर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूर्ण गर्व से भरी थीं। स्कॉट का तार्किक दृष्टिकोण वास्तव में बहुत सरल है। यहां तक कि मैंने भी उस तरीके के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन तुम लोग स्कॉट नहीं हो। वह एक गणितीय जीनियस है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान क्या तुम्हारे पास उसकी बिजली जैसी तेज कटौती करने वाली तर्क शक्ति होगी? परीक्षा सिर्फ इस एक सवाल का परीक्षण नहीं करेगी। जिस छात्रा को थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था, वह तुरंत चुप हो गई। उच्च कठिनाई वाली समस्याओं का सामना करते समय खुद को यह सोचने के लिए भ्रमित न करें कि आप उन्हें स्कॉट की तरह पूरी तरह से हल कर सकते हैं। जितने हो सके उतने सूत्र लिखें। हर अतिरिक्त कदम आपको एक अतिरिक्त अंक दिला सकता है। समझ गए? मैथ टीचर की बातों ने छात्रों को मुझ पर और भी ज्यादा मोहित कर दिया। मैथ क्लास के बाद मिस क्विन एक ड्राइंग बॉक्स लिए कमरे में आईं।
अगले हफ्ते हमारा स्कूल अपना वर्षगांठ समारोह एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आयोजित कर रहा है। हमें स्टेज प्ले में मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक लड़का और एक लड़की चाहिए। इसमें एक किसिंग सीन होगा, लेकिन चिंता न करें, पेशेवर शिक्षक आपको कैमरा एंगल के साथ इसे नकली करना सिखाएंगे। कौन वॉलंटियर करना चाहता है? यह सुनकर शोर मचाने वाला क्लासरूम तुरंत पूरी तरह शांत हो गया। किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। टीचर, मैं इसे करूंगी। क्लोई थोड़ा मुस्कुराई। वह क्लियर स्प्रिंग्स हाई स्कूल की निर्विवाद सौंदर्य रानी थी। जाहिर है मुख्य महिला भूमिका उसकी थी। क्लोई को वॉलंटियर करते देख क्लास के लड़के उत्साह से पागल हो गए। उनमें से हर एक ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। पुरुष मुख्य भूमिका के लिए लड़ने लगे। यह देखकर क्लोई के दिल में गर्व भरी संतुष्टि की लहर दौड़ गई। उसके साथ अभिनय करने के मौके के लिए ये लड़के मरने तक लड़ने को तैयार थे। लड़कों के इस उत्साह के बीच उसने अपना सिर घुमाया, केवल मुझे अपनी डेस्क पर झपकी लेते देखा, जो पूरी स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। क्यों? स्कॉट ने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया? उसके दिल में जो गर्व था वह एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह तीव्र कड़वाहट और नाराजगी ने ले ली। क्या स्कॉट वास्तव में इतना पत्थर दिल हो सकता है कि वह किसी और को मेरा मुख्य नायक बनते देखे? मिस क्विन ने इस अराजक दृश्य का अनुमान लगा लिया था। ठीक है, चूंकि मुख्य भूमिका के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्लोई इसे ले लेगी। जहां तक पुरुष मुख्य भूमिका की बात है, निष्पक्ष होने के लिए हम लॉटरी निकालेंगे। सभी लड़कों ने कागज की पर्ची निकालने के लिए लाइन लगा ली। यह सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ी। मुझे दिलचस्पी नहीं है, मिस क्विन ने मुझे गहरी असंतोष के साथ तुरंत फटकारा। नाटक हमारी कक्षा की गतिविधियों का हिस्सा है। स्कॉट, क्या तुम्हें क्लास के सम्मान की कोई समझ है? मैंने उसे बिना कुछ बोले देखा। बहस करने में बहुत आलसी, ये सोचते हुए कि क्लास में इतने लड़कों के साथ यह असंभव है कि मैं जीतने वाला टिकट निकालने के लिए इतना अनल की हूं। मैं ऊपर गया और कागज की एक रैंडम पर्ची उठा ली। अन्य लड़के बेसब्री से पीछे चले गए, लेकिन सबके निकालने के बाद किसी ने भी मुख्य पुरुष भूमिका वाली पर्ची नहीं निकाली थी। स्कॉट, क्या तुम्हें मिला? एक चिंतित लड़के ने पूछा। मैंने अपने कागज के टुकड़े को खोलने की जहमत भी नहीं उठाई थी। मेरे बगल वाला लड़का बेसब्र हो गया। उसने मेरे हाथ से उसे छीन लिया और इसे खोला। मेरे पूर्ण आतंक के लिए मैं लकी विनर था। हॉली क्रैप, तुम्हारी किस्मत पागलपन भरी है। तुम्हें पहली ही कोशिश में मिल गया। कागज खोलने वाले लड़के ने ईर्ष्या से चिल्लाया। मुख्य नायक को मुख्य नायिका को किस करना है ना? स्कॉट, तुम लकी बास्टर्ड। क्या तुम चोजन वन हो? लानत है, मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं। वह हमारी स्कूल ब्यूटी क्लोई है। क्लासरूम अराजकता में बदल गया। भले ही टिकट मैंने निकाला था, लेकिन जो लड़के नहीं जीते थे वे मुझसे कहीं ज्यादा उत्साहित थे। कुछ उपद्रवियों ने पहले ही मुझ पर और क्लोई पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। बाकी सबको लगा कि मैं अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हूं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि मैं पृथ्वी पर सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं। क्लोई का चेहरा भी कुछ खास नहीं लग रहा था। भले ही हमारा रिश्ता हमेशा अस्पष्ट रहा था और उसने लगातार दावा किया कि वह मुझे केवल एक दोस्त के रूप में देखती है, लेकिन मेरे साथ नाटक में अभिनय करने के विचार ने उसे थोड़ा घृणित महसूस कराया। पहले मेरे लुक्स के कारण, आखिर मैं वर्तमान में एक बदसूरत नर्ड के रूप में भेष बदले हुए था। दूसरे, क्योंकि मैंने अभी तक उससे माफी नहीं मांगी थी। लेकिन चूंकि स्कॉट को भूमिका मिल गई है, वह निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेगा, है ना? अगर वह मुझसे अच्छी तरह भीख मांगेगा तो शायद मैं उसे माफ करने पर विचार करूंगी। जल्द ही यह खबर कि मैं वर्षगांठ के नाटक में क्लोई के साथ अभिनय